उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक एरिया पड़ता है बिठूर, और इसी बिठूर में एक जगह पड़ता है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद में एक सड़क का नाम है आईआईटी रोड। इसी सड़क के पास सुबह का समय था और तारीख थी 5 दिसंबर 2018। कुछ आदमी जो गांव के लोग रहते हैं वो अपने निजी कार्यों के लिए खेत के पास गए हुए थे। खेत के पास जाने के बाद उनको खेत में ट्रॉली बैग में कुछ दिखाई देता है। उसके बाद वो ट्रॉली बैग के पास जाते हैं, उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वो देखते हैं कि उसमें एक जली सी डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। आसपास के जो भी गांव वाले थे वो घबरा जाते हैं और घबराने के बाद 112 नंबर पे यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम को खबर कर देते हैं। पुलिस की टीम जैसे ही खबर सुनती है भागती दौड़ती हुई घटनास्थल पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले पुलिस का जो शुरुआती कार्रवाई होती है, पूरी जगह को सील बंद करना, एलो टेप से पूरी एरिया को कवर करना, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और बाकी जो फोटोग्राफी की टीम होती है, वीडियोग्राफी की टीम होती है, सब लोग को खबर करना, बड़े बड़े आला अधिकारियों को खबर करना। सब कुछ करने के बाद मतलब पुलिस को जितना भी करना था कार्रवाई अपने हिसाब से करती है, और करने के बाद जो फोटोग्राफी की टीम रहती है फ़ोटो खींचती है, वीडियोग्राफी की टीम रहती है वीडियो बनाती है, फॉरेंसिक की टीम अपने हिसाब से जो फोटेज और बाकी चीज़ें उनको मतलब कुछ सैंपल ऐसे मिल जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, कुछ नमूने मिल जाएँ, वो इकट्ठा करने के बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम जो आई हुई थी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। उसके बाद पुलिस की टीम बॉडी का पंचायतनामा करती है और सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 100 की पहचान नहीं हो पा रही थी कि आदमी कौन है क्या है। बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी लेकिन चेहरा पूरी तरीके से जला नहीं था, जिसकी वजह से अगर कोई पहचानने वाला व्यक्ति होता तो इस बॉडी को पहचान सकता था। लेकिन पहले दिन किसी भी आदमी ने इसकी पहचान नहीं कर पाई थी। पहचान नहीं हो पाई थी तो पुलिस अपने हिसाब से जो कार्रवाई करनी रहती है वो करते हैं। अखबार में इश्तिहार देना, अलग अलग जगह पे उसके पोस्टर चिपकवाना और थाने के अंदर जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना। इस तरीके का कार्यक्रम पुलिस वाले करते रहते हैं। लेकिन करीब 2 महीने बीत गए थे, कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि मैटर क्या है, हुआ क्या, कौन था ये आदमी, कुछ भी उनको पता नहीं चल पाता है। 2 महीने बाद फिर से पुलिस वाले यही सारा काम करते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटेज देना, न्यूज़पेपर में फ़ोटेज देने के बाद टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और अलग अलग पोस्टर चिपकवाना, और इसके बाद अपने थाने के अंदर नोटिस बोर्ड के अंदर एक फ़ोटो लगा देना। इस तरीके का कार्यक्रम चलता रहता है। 2-4 महीने 5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम इस मामले में 302 और 201 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। हत्या और मतलब साक्ष्य को छुपाने के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। लेकिन 4-5 महीने में जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो पुलिस की टीम इस मामले में एफआईआर दर्ज कर देती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देती है। फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद इस मामले का रफा दफा हो जाता है, ये मामला बंद पड़ जाता है। इस घटना को बीते करीब 10 महीने हो गए थे। कानपुर के देहात का एक आदमी जो कि बिठूर थाने पर जाता है। थाने पर जाने के बाद वो पुलिस की टीम से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो पुलिस को बोलता है कि मैं लखनऊ एक मकान को ख़रीदने के लिए गया था, मुझे एक मकान की ज़रूरत थी तो मैं मकान ख़रीदने के लिए लखनऊ गया हुआ था। वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पे एक 5 करोड़ का मकान, अगर मार्केट में उसकी कीमत देखी जाए तो 5 करोड़ होगी। लेकिन अगर इस समय मकान के मालिक की बात करूं जिनका नाम है अरविंद सिंह राठौर, वो मुझे उस मकान को 2.5 करोड़ में बेच रहे हैं। मैंने उनसे 2 करोड़ रुपए बोले हैं और वो 2.5 करोड़ में उस मकान को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। एक वसीयतनामा है जिसके हिसाब से वो मकान को बेच रहे हैं। लेकिन मार्केट में उस मकान की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, वो इतने कम रेट में क्यों बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आसपास के जो और पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की। जो भी पड़ोसी हैं और आसपास के लोग हैं, मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मकान के जो अरविंद सिंह राठौर हैं ये मालिक नहीं है, ये केवल किराएदार हैं। मकान के मालिक का नाम नन्हे लाल है और वो करीब 8 से 10 महीने हो गए वो कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। इन्हीं लोगों ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और वापस नहीं आए। कोई भी एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हुई है, कोई भी चीज़ नहीं हुई है। उसके बाद जो ये आदमी रहता है जो कि थाने पे पहुँचा हुआ था, वो बोलता है कि मुझे कुछ डाउट होता है, मुझे कुछ शक होता है, कहीं इनके साथ कोई घटना ना हो गई हो, इसलिए मैं थाने पर आया हूँ। पुलिस की टीम अपना पुराना रिकॉर्ड खंगालती है, पुरानी चीज़ों को चेक करती है तो उनको समझ में आता है कि करीब 10 महीने पहले एक उनको डेड बॉडी मिली थी जो कि खेत में मिली थी और जली हालत में मिली थी। वो एक ब्लाइंड मर्डर टाइप का लग रहा था, कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया था, पता नहीं चल पाया था कि कौन है। हालांकि पुलिस के पास उस टाइम डेड बॉडी के फुटेज और बाकी चीज़ें थी। उन फुटेज को लेती है और जो अरविंद सिंह राठौर रहती हैं इनके घर पे एक सम्मन भेजती है। सम्मन भेजने के बाद ये थाने पर आते हैं और थाने पर आने के बाद ये पूरा मतलब एक
राजनीतिक लोगों के साथ 10-15 लोगों को लेकर थाने पर आते हैं। पुलिस की टीम भी डरते डरते श्रीमान जी कह के पूछताछ शुरू करती है। जब इनसे पूछताछ होती है तो पहले तो ये सारी बातों को जो भी पुलिस बोल रहे थे उसका जवाब देने के लिए पहले से तैयार थे। पुलिस बोलती थी कि आपका ये मकान है, तो बोलते थे हाँ मेरा है। एक मालिक हैं जिनका नाम नन्हेलाल है, उनकी मैंने बहुत सेवा की, बहुत उनकी मतलब केयर की, जिसके बाद में उन्होंने वसीयतनामा बनाया और ये मकान मेरे नाम कर दिया। पुलिस के हाथ खाली लग रहे थे। उसके बाद पुलिस की टीम जो मकान था उसके आसपास के जो पड़ोसी थे, ये मकान का मैं एरिया आपको बता दूं, ये सैनिक नगर पड़ता है लखनऊ में, जहाँ पे आसपास में जितने भी सैनिक रहते हैं, आर्मी के रिटायर अफसर रहते हैं, वही लोग इसके एरिया के आसपास रहते हैं। पुलिस की टीम सैनिक नगर आती है और आने के बाद जो आसपास के पड़ोसी थे और इस मकान में कितने लोग रहते थे सभी लोग से पूछताछ करती है। इस मकान में 2 महिला, जिसमें एक का नाम प्रतिभा, एक का नाम नीलम और एक थे अरविंद सिंह राठौर, और अपने परिवार वालों के साथ अरविंद सिंह राठौर रहते थे। और जो ये प्रतिभा हैं वो अरविंद सिंह राठौर की पत्नी थी। नीलम क्या है, किसकी पत्नी है, क्या है, इस बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब इसके बारे में अरविंद सिंह से पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार की रहने वाली एक लड़की है। खैर पुलिस ज़्यादा इस बारे में पूछताछ नहीं करती है क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर हो गया। जब आसपास के पड़ोसी लोग से पूछताछ की जाती है कि इनके नन्हे सिंह के परिवार में और कौन कौन रहने वाला है, तो पड़ोसी बताते हैं, जो भी सैनिक लोग रहते हैं, आर्मी अफसर रिटायर रहते हैं, जो कि नन्हे सिंह के फ्रेंड भी एक तरह से थे, तो वो लोग बताते हैं कि इनका एक बेटा है, उसका नाम है सिवेरियन आज़ाद, जो कि देहरादून का रहने वाला है और वहीं पे जॉब करता है, वहीं पे रहता है। ये इनको वहीं पे ले जाना चाहता था, लेकिन जो नन्हेलाल जी हैं वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस की टीम डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे उनका लड़का रहता था वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद उससे बातचीत करती है। लड़का बताता है कि 8 से 10 महीने हो गए पिताजी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरा उनके प्रति थोड़ा रिश्ता ठीक नहीं है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन मैं करीब 3-4 महीने पहले जब घर गया था तो घर पे वो मिले नहीं थे, और जो मेरे किराएदार हैं जिनका नाम अरविंद सिंह राठौर है, उन्होंने बताया कि वो एक दिन मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और वो वापस नहीं आए। मैंने उसके बाद वहाँ पे FIR और बाकी चीज़ें लिखवाई, लेकिन मेरे हिसाब से उस मामले में कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है। पुलिस की टीम जब ये बातें सुनती है तो उसको भी निराशा हाथों से लगती है, और लगने के बाद वो फिर से अरविंद सिंह राठौर पर आकर रुक जाती है। पुलिस की टीम को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब नन्हेलाल का बेटा जिंदा है तो उन्होंने अरविंद सिंह राठौर के नाम वसीयत क्यों बनाई। जिसके बाद पुलिस की टीम अरविंद सिंह राठौर, प्रतिभा और नीलम तीनों को थाने बुलाती है। थाने पर लेकर आने के बाद इन तीनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की जाती है। पुलिस की सख्ती को ये तीनों ही झेल नहीं पाते हैं और कुछ देर बाद ही पूरी घटना का खुलासा कर देते हैं। जो अरविंद सिंह राठौर रहता है वो घटना को बताते हुए ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पर 10 साल से किराएदार के तौर पे रहते थे, मकान में रहते थे। उस समय इनका बेटा रहता था, इनकी पत्नी रहती थी और नन्हेलाल रहते थे। लेकिन 2014 में इनकी पत्नी की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद बेटे की पहले ही नौकरी लग चुकी थी, वो देहरादून में काम करता था। मौत हो जाने के बाद 2016 में इन्होंने एक विधवा महिला जिसका नाम नीलम था, जिसका पति मर चुका था, उससे शादी कर ली। मैंने, मेरे 1-2 और जानने वालों ने मिलकर इनकी शादी एक मंदिर में करवा दी। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन शादी के 2 महीने ही बीते हुए थे। जो नीलम रहती है और जो अरविंद रहता है, एक ही घर में दोनों रहते थे, तो नीलम और अरविंद के संबंध हो जाते हैं। इसकी खबर नन्हेलाल को नहीं रहती है, लेकिन ये लोग संबंध बनाते थे और बाकी चीज़ करते थे, और बाकी परिवार के किसी लोग को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती है। शादी के 6 महीने बीते थे। एक दिन नन्हेलाल अपनी पत्नी नीलम से बात करते हैं और बोलते हैं कि कल मेरा बेटा आने वाला है, तुम उसके सामने ऐसा बिहेव मत करना, ऐसी बातें मत करना कि उसको शक हो कि तुम मेरी पत्नी हो। ये बातें वो अरविंद से ही बताते हैं। उससे बोलते हैं कि इसको, मेरे बेटे को पता ना चले कि मैंने दूसरी शादी कर ली। अरविंद कहता है कोई बात नहीं बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। अगर वो मिलेंगे, वो बात भी करेंगे, तो मैं उनसे बोल दूँगा कि ये मेरी एक रिश्तेदार की लड़की है, ऐसा करके हम लोग बातचीत कर लेंगे। खैर नन्हेलाल का बेटा सिवेरियन आज़ाद घर पे आता है। घर पे आने के बाद जो नीलम रहती है वो चाय बनाने के लिए और बाकी और काम के लिए केवल घर में आती थी और चल जाती थी। जब सिवेर आज़ाद उसको देखता है तो पूछता है कि ये कौन महिला है, तो अरविंद और जो नन्हेलाल रहते हैं दोनों लोग मिल के बताते हैं
कि ये मतलब मेरे रिलेशन की एक लड़की है जो अभी मेरे यहाँ ही रह रही है। इस तरीके की बातें अरविंद बोलता है। खैर उसको कोई परेशानी नहीं होती है। वो अपने रिजल्ट की कुछ आईडी और बाकी चीज़ें घर से कलेक्ट करने आया था। 2-3 दिन रहने के बाद वो देहरादून वापस चला जाता है। जाने के बाद फिर से वही सारा कार्यक्रम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन नीलम और अरविंद और प्रतिभा तीनों को ये चीज़ पता चल जाती है कि जो नन्हेलाल हैं वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो समाज को और बाकी लोग को ये नहीं बताना चाहते कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उनको अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिसका अरविंद और नीलम दोनों फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो नीलम और नन्हेलाल की कुछ वीडियो थी, कुछ फोटोग्राफ थी, मतलब जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो उस टाइम नीलम अपना कैमरा, मोबाइल का कैमरा साइड में कहीं छुपा के रख देती थी और 2-4-5 फोटो वीडियो ऐसे बना लिया और बनाने के बाद उस वीडियो और फुटेज को अरविंद को दिखाया। अरविंद ने जब ये सारी वीडियो देखी, फुटेज देखी, तो उसने ये बोला कि अब इसको ब्लैकमेल हम लोग करेंगे, इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो, इसी फुटेज से निकलवा लेंगे। एक दिन सही समय देखकर नन्हेलाल से अरविंद और नीलम दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि बाबूजी आपकी ये वीडियो और फुटेज है, मैं आपके बेटे को भेज रही हूँ, नहीं तो इतने पैसे दे दीजिए। शुरुआती कुछ पैसों से करते हैं और धीरे धीरे करके इनका पूरा बैंक अकाउंट, घर में जितने पैसे रखे हुए थे, जितनी ज़मीन थी अलग अलग जगह पे, सारा कुछ सेल करवा देते हैं। अब नन्हेलाल के पास लास्ट ये जो मकान का मैंने कीमत बताई और मकान के बारे में बताया, जिसकी कीमत उस समय 5 करोड़ थी और ये लोग उसको 2.5 करोड़ में बेचना चाह रहे थे। लास्ट में नन्हेलाल के पास यही मकान बचती है। जो नन्हेलाल का वकील था, जिसका नाम सत्येंद्र था, उसकी नज़दीकियाँ अरविंद से काफ़ी ज़्यादा थी। वकील की मदद से ये बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि कैसे भी करके नन्हेलाल का जो भी ये मकान की कीमत है और बाकी चीज़ें हैं, इसकी एक वसीयत तैयार करो और वसीयत मैं अपने नाम पे करवा लूँगा। अरविंद ऐसा सत्येंद्र से बातचीत करता है। सत्येंद्र भी लालच में आ जाता है। उसके पास सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही था, इसलिए ज़्यादा उसको मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ों की मदद से एक वसीयत तैयार करता है और तैयार करने के बाद उस वसीयत को जब खाना खा चुके थे नन्हेलाल जी और परिवार के सभी लोग, तो सत्येंद्र, नीलम, प्रतिभा और अरविंद सभी लोग मिलके उस वसीयत को नन्हेलाल के पास ले जाते हैं। पास जाने के बाद अरविंद बोलता है कि बाबूजी मैंने आपकी बहुत ज़्यादा सेवा की है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर की है, मैं चाहता हूँ कि ये वसीयत की जो भी ज़मीन है, बाकी चीज़ें हैं, वो आप मेरे नाम पे कर दीजिए। इस पर नन्हेलाल भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद बोलते हैं कि मैं बिना पढ़े हुए मैं अपनी वसीयत की और अपने कमाई की चीज़ें किसी के नाम ऐसे ही नहीं करने वाला हूँ। मेरा बेटा अभी जिंदा है, मुझे कुछ करना भी होगा तो मैं उसके नाम पे करूँगा। यहाँ पर नीलम थोड़ा नन्हेलाल पे भड़कती है और भड़कते हुए बोलती है कि मेरे को आपने क्या सोच के शादी की, केवल मेरे शरीर का सुख लेने के लिए आपने मेरे साथ शादी की। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वसीयत की चीज़ें हैं वो आप मेरे नाम पे कर दीजिए। ये लोग जानबूझ के अपना नाटक नौटंकी कर रहे थे ताकि नन्हेलाल थोड़ा भटक जाएं और इन चारों में से किसी के नाम पे वसीयत बना दें। जैसे ही नन्हेलाल को समझ में आता है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो शोर मचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो शोर मचाने की कोशिश करते हैं, सत्येंद्र उनका मुंह दबा देता है और मुंह दबाने के बाद अरविंद उनका गला दबाने लगता है। थोड़ी देर में ही नन्हेलाल ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे पड़ने के बाद ये दोनों लोग मिलके इंक और बाकी चीज़ों की मदद से इनका पूरा 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और लेने के बाद इनकी बॉडी को वहीं साइड में रख देते हैं। वसीयतनामा का जो भी कार्यक्रम था वो रेडी हो चुका था। अब बात थी इनकी बॉडी को ठिकाने लगाने की। सोच समझ रहे थे कि क्या करना है, कैसे डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए। इसी बीच जो अरविंद रहता है वो आइडिया देता है कि अगर बोरे में रख के या कुछ और काम करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे और अगर कुछ भी पुलिस को सबूत मिला तो हमारे अलावा किसी और पे शक भी नहीं होगा। इसलिए इसकी बॉडी को ऐसे जगह पे ठिकाने लगाएंगे कि पुलिस वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, अगर पहुँच भी जाए तो पुलिस भटकती रह जाए। अरविंद अपने कमरे से एक ट्रॉली बैग लेकर आता है। उस ट्रॉली बैग में इस बूढ़े की लाश को, इस नन्हेलाल जो कि 65-70 साल के इंसान थे, उनकी डेड बॉडी को तोड़ मड़ोड़ के डाल दिया जाता है। डालने के बाद वहाँ से लेकर ये लोग दोपहिया वाहन पे निकल जाते हैं। ये लोग निकलते हैं, ये लोग प्लान करते हैं कि कहीं सुनसान एरिया मिलेगा तो फेंक देंगे, लेकिन अरविंद का ये प्लान था कि जहाँ पे ये पुराना रहने वाला है, कानपुर के नौरंगाबाद का,
वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसे खेत खलियान हैं, अगर वहाँ पे फेंक देंगे तो पुलिस भी नहीं पहुँच पाएगी, अगर पहुँच भी जाएगी तो मामले की जांच पड़ताल और करने में उनको कई साल लग जाएंगे। होता भी ऐसा है, वो लोग औरंगाबाद में लेकर आते हैं और वहाँ पे एक खेत था, रात का समय हो गया था, खेत में डालते हैं और साथ ही साथ ये 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लेकर आए थे। पूरा जो ट्रॉली बैग रहता है उसके ऊपर पेट्रोल गिरा देते हैं और अंदर में भी पेट्रोल डाल देते हैं। डालने के बाद आग लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बाद औरंगाबाद में ही अरविंद का पुश्तैनी घर था, उस घर में जाते हैं और 2 दिन तक मज़े करते हैं। और मज़े करने के बाद फिर से जब ये लखनऊ आते हैं, लखनऊ आने के बाद वसीयत की सभी कुछ कार्यक्रम करने के बाद 3 महीने बाद अब अलग अलग लोगों से बातचीत करने लगते हैं कि मेरे दादाजी एक थे जिनकी मैंने बहुत सेवा की, बहुत सारी चीज़ें की, वजह से उन्होंने अपने मकान को मेरे नाम पे वसीयत कर दिया है। अगर कोई ग्राहक मिले, कोई मिले तो ऐसा बताना। कई लोग से ये लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक ग्राहक जो कि कानपुर का ही रहने वाला था, वो जाता है और बातचीत करता है, वो मकान को देखता है। मकान को देखने के बाद उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मकान की कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास होगी। उसके बाद वो जिससे मकान ले रहा था, जिसका नाम अरविंद सिंह राठौर रहता है, उससे बोलता है कि मैं 2 करोड़ में ये मकान लेना चाहूँगा। लेकिन अरविंद सिंह राठौर जो रहते हैं वो 2 करोड़ में न देकर इस मकान को 2.5 करोड़ में बेचना चाहते थे। उसको यहीं से डाउट हो जाता है कि इतना महंगा मकान है, इतना महंगा घर है, ये इतने सस्ते में क्यों बेचना चाहते हैं। उसके बाद आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनसे वो आदमी अपने तौर पे पूछताछ करता है कि ये मकान पुश्तैनी मकान है, किसके नाम पे है। तो जो भी लोग रहते हैं वो बताते हैं कि ये नन्हेलाल के नाम पे ये मकान था और वो करीब 8-10 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद वो आदमी थाने पर पहुंचता है और पूरी घटना को पुलिस वालों के सामने रखता है। अरविंद के इस बयान के बाद अरविंद, प्रतिभा, नीलम और सत्येंद्र चारों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन चारों को जेल भेज दिया जाता है। अभी इस मुकदमे का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जैसा भी इस केस में कुछ अपडेट आएगा, जैसी भी कोई जानकारी आएगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ये चैनल नया है और आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।